அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसड़ा कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप बराबर सहयोग दे रहे हैं और सहयोग देते रहे, यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है. अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों भी शेयर करें और बांटें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा लें. इस हिंदी साहित्य सदन मंच के आधार पर हम व्याकरण के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं. इस सिलसिले में आज वर्तमान काल के कुछ वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. पिछले एपिसोड में भी हमने वर्तमान काल के बारे में विचार विमर्श किया था. आज भी उसके वेदों में जो दो बाकी हैं उन दो वेदों के बारे में हम आज पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे. संभाव्य वर्तमान काल. संभाव्य वर्तमान काल जिससे कि क्रिया के वर्तमान काल में होने में संभाव्य पाया जाए तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं. जिससे क्रिया के वर्तमान काल में होने में संभाव्य पाया जाए तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं. जैसे वो बोलता हो, वो आता हो, वो खाता हो, वे आते हों, रेलगाड़ी आती हो, लड़की खेलती हो, पिताजी दफ्तर से आते हों. हेतु हेतु मध्य वर्तमान. हेतु का मतलब है कारण. सो एक किसी कार्य का होना दूसरे कार्य के पूर्ण होने पर निर्भर है तो उसे हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल कहते हैं. जिससे क्रिया ये जाना जाए कि किसी क्रिया का होना दूसरे किसी का कार्य के क्रिया के पूर्ण होने में निर्भर हो. वर्तमान काल क्रिया किसी दूसरी क्रिया के पूर्ण होने में निर्भर हो तो उसे हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल कहते हैं. क्योंकि इसमें हेतु ही कारण है. அதாவது ஒரு காரியம் நிகழ்காலத்தில் நடக்கிறது, ஆனால் நடக்க வேண்டும் என்றால் அது ஏற்கனவே முடிந்திருக்க வேண்டும். இந்த ஒரு காரியம் முடிந்த பிறகுதான் இது தொடங்க வேண்டும் என்ற निर्बंधத்தில் இருக்கும் பொழுதுதான் அதை हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल कहते हैं. जैसे यदि वो हमें जानता हो तो उसे यहाँ आने दो. जानता हो तो என்னை அவர் அறிந்திருந்தால் என்னை அவருக்கு தெரியும் என்றால் இங்கே உள்ளே வரவிடு. தெரியாமல் இருந்தால் விட வேணாம். அப்போது ஒரு காரியம் நிறைவு பெற்றக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த காரியம் நடைபெற வேண்டும் என்ற கருத்தை சொல்வதால் हेतु हेतु मध्य वर्तमान. वर्तमान काल में इनकी कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है. फिर भी जो वेद हैं उन वेदों को दिखाना, समझाना, उसकी ओर हमारा आपका ध्यान आकर्षित करना मेरा धर्म है. इसीलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया. लेकिन मुख्य तौर पर सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संपूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ये तीनों ही मुख्य रूप से हमारे काम में आने वाली क्रिया है. बाकी जो है वो कभी कभी वो रेयर है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा फिक्र उठाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पर जो व्याकरण का कक्षा है, व्याकरण का वर्ग है, इस ख्याल से हमें इसका पूरा विवरण आपको देना पड़ रहा है.
वरना ज़रूरत नहीं है। आप इन तीनों के बारे में अच्छी तरह पढ़ लीजिए। मैंने उसी के लिए आपको मैंने ये फार्मूला भी दिया था, फार्मूला भी भेजा था और दिया था, उसी का पालन करें। ये तीनों अत्यंत ज़रूरी है। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं उसको। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें। उसके लिए जो नियत फार्मूला है उसका फार्मूला का फ़ायदा उठावें। इसके लिए संभाव्य वर्तमान, हेतुबद्ध वर्तमान, इसके लिए किसी प्रकार का वो फार्मूला नहीं है, इसीलिए इसको आप यूँ ही अवॉइड कर सकते हैं। कोई चिंता नहीं, ज़रूरत पड़े तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक यहाँ से वर्तमान काल का जो विषय है वो खत्म होता है। कल एक नए विषय का शुरुआत करेंगे और उसे पाठ के लिए ले लेंगे। आज से ये वर्तमान काल की क्रिया का जो तालिका है वो खत्म होता है। अच्छा, आज का चिंतन इंद्रिय चिंतन है शासन की महत्ता, शासन की महत्ता, शासन की महिमा, शासन का कर्तव्य, शासनकर्ता का कर्तव्य या शासन की विशेषता, जो भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर वल्लूर का कथन है, ஏற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் அடுத்த கருத்த வருத்தலும் கொண்டது அரசு. ஏற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லது அரசு. ஏற்றல் यो नया नया नियम बनाना, योजनाएं बनाना, திட்டங்களை ஈட்டுவது और ईटलुम, उसके लिए जो भी चाहिए इसको लेना, यानी कर के रूप में அதற்காக வேண்டியவற்றை பெற்றுக்கொண்டு அதே வைத்துக்கொண்டு அதே மக்களை காப்பதும் बचाना, रक्षा करना, पोषण करना और खाद्य पोषण के बाद वगतलुम और नियत करना, इसके लिए है, उसके लिए है, उसके लिए है, ऐसा वगतलुम वल्लद अरसु. इसमें जो समर्थ है वही सच्ची शासन व्यवस्था है, वही अच्छी शासन व्यवस्था है. तो योजनाएं बनाना, उसके लिए नियत और चीज़ों का, पदार्थों का या पैसे का प्रयोग करना, पैसे का उसके लिए जिस तरह जो पैसा चाहिए उसका वसूल करना और लेने के बाद उस निधि का पालन करना, उस निधि की रक्षा करना, उस निधि के आधार पर जो भी योजनाएं बनाई गई है उन योजनाओं का अमल में लाना व पालन करना और उसकी रक्षा भी, सुरक्षा भी करना, इसमें जो दक्ष होता है वही सच्ची शासन व्यवस्था है. ஏற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் वल्लद அரசு. ये त्रिपुरल का है. ये शासन व्यवस्था के लिए है. शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शासक को कैसी होनी चाहिए, इस बात का यहाँ पर उल्लेख हुआ है. इसी प्रकार तमिल में त्रिपुरल का है. एक और त्रिपुरल है, உரை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு இறை என்று வைக்கப்படும். முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு इरे என்று வைக்கப்படும். जो नियम पूर्वक लोगों की रक्षा करता है, प्रजा का पालन पोषण करता है, वो
भगवान के साथ समान होता है, भगवान के स्थान पर रखा जाता है, जो नियम पूर्वक प्रजा की रक्षा करते हुए उनका पालन पोषण करते हुए शासन करता है, वो प्रजा के समान माना जाता है। यहाँ पर हमारे हिंदी के तुलसीदास भी यही कहते हैं, क्या कहते हैं, मुखिया मुखसो चाहिए कान पान को एक, मुखिया मुखसो चाहिए कान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुखसो चाहिए, ध्यान लीजिए, हमारे शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, बाहर के भी हैं और अंदर के भी हैं। बाहरी हैं और अंतरी अंग भी हैं, और लेकिन इनका पालन पोषण कैसे होता है? अन्न से होता है, आहार से होता है। तो आहार लेकर के शरीर का पालन किया जाता है। अच्छा, उस आहार को लेने वाला कौन है? मुंह लेता है। हम मुंह से खाते हैं, मुंह से पीते हैं। सो मुंह से जो खाने वाला जो आहार, जो खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ सब सारे शरीर के अंगों के लिए जाता है। तो वो मुंह क्या करता है? वो लेकर के सारे अंगों को बेचता है। याद कर लीजिए, कभी हमारा शरीर दुखता है या शरीर तपता है, मतलब बुखार के कारण हमारा शरीर तपता है, तो मुख उसके जो पत्य है वो लेता है। உதாரணமாக நாம் நம்முடைய உடலை வளர்ப்பதற்காக உடம்பிலே பல உறுப்புகள் உண்டு, வெளியுறுப்பு உள்ளுறுப்பு உண்டு. இவற்றை காப்பது உணவு. உணவு தான் நம்முடைய உடல் உறுப்புகளை அனைத்தையும், உள்ளுறுப்புகள் வெளியுறுப்புகள் அனைத்தையும் காக்கின்றது. அந்த உணவு வளர்க்கின்றது, காக்கின்றது. அந்த உணவை ஒரே ஒரு உறுப்பு வாய் மட்டும்தான் உணவை எடுத்துக்கொள்கிறது. ஆனால் வாயை எடுத்துக்கொண்ட உணவு வாயை மட்டும் வளர்ப்பதில்லை, எல்லா உறுப்புகளையும் அது வளர்க்கிறது. எப்படி? விவேகத்தோடு. இப்போ காய்ச்சலா, அதுக்கு பத்தியமா, அது பத்தியம் இருக்காது, சாப்பிடாமல் இருக்கிறது. காய்ச்சலா, கசப்பான மருந்து வேணுமா, கசப்பான மருந்தை அது உண்கிறது, கசப்பான மருந்தை அது எடுத்துக் கொடுக்கிறது. அப்போ வாயானது எல்லாவற்றையும், எல்லா உறுப்புகளையும் காக்கவும் செய்கிறது, பாதுகாக்கவும் செய்கிறது. மற்ற உறுப்புகளுக்கு தொல்லை வரும்போது, இன்னல் வரும்போது, நோய் வரும்போது அது தன்னை காத்துக் கொள்கிறது. என்ன சொல்வார்கள்? கிராமத்தில் சொல்வார்கள், வாயை கட்டியது, வாயை கட்டியிருப்பார்கள். இன்னொரு சொல்வார், பெரிய சொல்வார்கள், நீ வாயை கட்டியிருந்தால் உனக்கு நோய் குணமாக இருக்கும். ஆக வாய்தான் அனைத்துக்கும் முதலாவது இருக்கிறது. உடம்புக்கு நோய் என்றால் வாய்தான் பத்தியம் இருக்கிறது, வாய்தான் கசப்பான மருந்தை உட்கொள்கிறது. சில சமயங்களிலே தேவையற்றை கூட சாப்பிட இருக்கிறது மருந்தாக. உதாரணமாக சொல்வார்கள், இந்த மஞ்சள் காமாலை என்ற ஒரு மருந்து இருக்கிறது, ஒரு நோய் இருக்கிறது. அந்த மஞ்சள் காமாலைக்கு மருந்து எதை வேண்டுமானாலும் தருகிறார்கள். சில சமயங்களில் சிறுதரை கூட குடிக்க வைக்கிறார்கள். சில சமயங்களில் அதை கூட குடிக்க வைக்கிறார்கள் மருந்தாக. ஏனென்றால் அங்கே அத்தனையும் அந்த வாயானது தாங்கிக் கொள்கிறது. அது தனக்காக தாங்குவதில்லை, இந்த உடம்பில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளுக்குமாக தாங்கிக் கொள்கிறது. அதுபோல் ஒரு தலைவர் இருக்க வேண்டும், ஒரு முதல்வர் இருக்க வேண்டும். ஒரு நாட்டினுடைய தலைவன், நாட்டினுடைய மந்திரி அல்லது முதல்வன் அல்லது தலைமை அமைச்சர் அப்படி இருக்கணும். முக்ஸோ சாயே, வாயை போல் இருக்க வேண்டும். मुखिया मुखसो चाहिए, सो मतलब समान, मुख्य समान होना चाहिए. मुखिया को मुख्य समान होना चाहिए. ஒரு தலைவன், ஒரு முதல்வர், ஒரு நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அல்லது பிரதம அமைச்சர் எப்படி இருக்கணும்? வாயை போல் இருக்க வேண்டும்.
मुक्सो होना चाहिए कान पान को एक சாப்பிட உண்ண மேலும் அருந்த அனைத்துக்கும் அவுட்டு தான் இந்த வாய் உண்டு தான். ஆனால் அது என்ன செய்கிறது? பாலை போசை சக்கல அங்கு எல்லா உறுப்புகளையும் அது வளர்க்கிறது, காப்பாற்றுகிறது, பாதுகாக்கிறது, காப்பாற்றுகிறது, வளர்க்கிறது. எப்படி? சகித விவேக் விவேக் சகித பாலன் கர்த்தாங்க. விவேக்னா விவேகத்தோடு, அதாவது ரொம்ப சொல்லலையா பற்றி வைக்கிறது, சாப்பிடக்கூடாதா சாப்பிடாம இருக்கிறது, சகித்த விவேகத்தோடு அது துணைக்கு. அதுபோல் ஒரு நாட்டில் ஒரு இன்னல் என்றால் மக்களுக்கு உடனே வர வேண்டும். உடனே வருவான், அந்த முதல்வர் வருவான், வந்து அவருடைய துன்பத்தை தீர்த்து வைப்பான். இதுதான் ஒரு சிறந்த ஒரு அரசுக்கு அழகு என்கிறார் வள்ளுவர். இயற்றலும் காத்தலும் வகுத்தலும் மக்களுக்கு இகைத்தலும் வல்லது அரசு என்கிறார் வள்ளுவர். அதுபோல் முக்கியா முக்ஸோ சாயே கான்பான் கோ ஏக் मुखिया मुक्सो चाहिए कानपान को एक पाले पोसे सकल अंग सारे शरीर के सारे अंग सकल अंग तुलसी उस साथ में कहता हूँ सहित विवेक के साथ। और ये छठा इंद्रिय जो है विवेक के साथ मुख जो है उस सारे अंगों की रक्षा करता है। उसी प्रकार राजा को भी, वो राजा एक है लेकिन वो अपने राज्य के सभी लोगों का, सभी प्रजागण का पालन मुख के समान राजा को करना चाहिए। यही राजा का कर्तव्य है। ஒரு எப்படி வாயானது தான் சாப்பிட்டாலும் எல்லா உறுப்புகளையும் காக்கிறதோ, விவேகத்தோடு காக்கிறதோ, அதுபோல் தன்னை பற்றி கவலைப்படாமல், வாய்ப்படி பேசாதில்லை, தன்னை பற்றி கவலைப்படாமல் மக்களை காக்கின்றானோ அவன்தான் உண்மையான அரசன். அப்படிப்பட்ட அரசன் தெய்வத்துள் வைக்கப்படுகிறார், இறைவனுக்கு சமமாக எண்ணப்படுவான் என்கிறார் வள்ளுவர். பசிதாசரும் அதே சொல்கிறார். ஆகவே இருவரும் கவிஞருடைய இந்த கருத்து நாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது. ஆகவே இதை ஒவ்வொரு ஆட்சியாளரும் காத்தால் கடைப்பிடித்தால் நாட்டுக்கும் நல்லது, மக்களுக்கும் நல்லது என்று சொல்லி இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கின்றேன். நாளை ஒரு புதிய தலைப்போடு தங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது தங்களின் अनवर भाग सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। इसी प्रकार के एक और नए शिष्य के साथ कल आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी। जय हिंद। நீ நான் படுத்துட்டு இருக்கா?